मैरिटल रेप में आप प्रूव कैसे करेंगे? सीसीटीवी लगवाएंगे या हर बार जब आदमी और बीवी के साथ उनका संबंध होता है तो वो क्या एफिडेविट पे लिखवाता है कि ये मैं राजी करके आपके साथ आई? गलत है। खाली बात तो शिप्रा कि जरूरी नहीं है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करे या इसको कानून कर दे, क्योंकि हमारे कानून में ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इंडियन पिनल कोड है, 498A है, जहाँ क्रुएल्टी को डिफाइन किया नहीं है। मैरिटल रेप यानी शादी के बाद जबरदस्ती बनाए गए शारीरिक संबंध के खिलाफ कानून बनना चाहिए। इस पर आज हम बात कर रहे हैं और हमारे साथ जुड़ी हैं सुप्रीम कोर्ट की सीनियर एडवोकेट महालक्ष्मी पावनी जी। महालक्ष्मी पावनी मैम लगातार महिलाओं और बच्चों के लिए स्पेशली काम करती रही हैं और आज इस मुद्दे पे हमारे साथ जुड़ी हैं और उनका क्या कहना है, क्या होना चाहिए इस पर कानून। मैम स्वागत है आपका। आपको क्या लगता है कि क्या मैरिटल रेप को कानून के दायरे में लाना चाहिए? थैंक यू शिप्रा जी। पहली बात, मैं वुमेन, मेन, स्त्री, पुरुष और बच्चों के लिए, सब के लिए लड़ती हूँ। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्त्री और बच्चों के लिए लड़ती हूँ। मैरिटल रेप के बारे में मेरा ख्याल ये है कि उसको क्रिमिनलाइज ना करे वो सही है, क्योंकि मैरिटल रेप क्रिमिनलाइज करने का मकसद अगर करते हैं तो उसको जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए, कि बल्कि ऐसा नहीं है कि क्रिमिनलाइज करके सिर्फ औरतों को और एक हत्या दे या ताकत दे उनकी पति के खिलाफ एक केस करने के लिए। आपने कहा इसको जेंडर न्यूट्रल करना चाहिए, लेकिन इस बात से भी हम नहीं पीछे हट सकते कि जिन महिलाओं के साथ इस तरीके का अत्याचार अभी हो रहा है, अगर हम कानून नहीं बनाते हैं तो क्या मौजूदा कानून में उनके लिए कोई प्रावधान है? पहली बात तो शिप्रा कि जरूरी नहीं है कि मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करे या इसको कानून कर दे, क्योंकि हमारे कानून में ऑलरेडी डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, इंडियन पिनल कोड है, 498A है, जहाँ क्रुएल्टी को डिफाइन किया नहीं है। लेकिन क्रुएल्टी के आधार पे फिजिकल क्रुएल्टी, सेक्सुअल क्रुएल्टी, मेंटल क्रुएल्टी, इसके दायरे पे आदमी को सज़ा मिल सकती है। डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, वहाँ भी सज़ा मिल सकती है, कि ज़रूरी नहीं है कि ये मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज करे। मैं ये इसलिए क्यों बोल रही हूँ बोले तो देखिएगा, अगर मर्डर होता है तो इट इज़ ऑन द द प्रोसिक्यूशन, इट्स ऑन द प्रोसिक्यूशन टू प्रूव द केस दैट ही इज़ अ मर्डर। लेकिन मैरिटल रेप में यहाँ सेक्शन 114A ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट के आधार पर महिला को जो बोलती है उसी कंप्लेंट को, उसी को आधार बेसिस बना के, उसी को सच मान के सज़ा इमीडिएटली हो जाता है। यहाँ हियर द ऑफेंडर, द विक्टिम, द अक्यूज्ड हैज़ टू प्रूव दैट ही इज़ इनोसेंट। तो यहाँ पूरा उल्टा हो जाता है। दूसरी बात, मैरिटल रेप में आप प्रूव कैसे करेंगे? सीसीटीवी लगवाएंगे या हर बार जब आदमी और बीवी के साथ उनका संबंध होता है तो वो क्या एफिडेविट पे लिखवाता है कि ये मैं राजी करके आपके साथ आई? गलत है। देखिएगा, मैरिज इज अ वेरी सेक्रेड पायस इंस्टीट्यूशन, ठीक है? यहाँ शादी आधार ट्रस्ट के ऊपर एक आदमी और औरत जुड़ते हैं शादी के संबंध में। सो इट इज़ अ सोशली एक्सेप्टेड इंस्टीट्यूशन। सो हियर एवरीथिंग इज काइंड ऑफ इम्प्लाइड। ये ज़बरदस्ती होता नहीं है। मान के चलिए अगर हो रहा है तो औरत के पास इतने कानून है जाकर केस करने के लिए। अगर उसको वह वैवाहिक जीवन में नहीं रहना चाहती है, कहाँ ज़बरदस्ती है, वो अलग हो सकती है, वो केस कर सकती है, डिवोर्स के लिए कर सकती है, एलिमनी के लिए कर सकती है, शी कैन आस्क फॉर मेंटेनेंस, अलग हो सकती है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो शादी में बंधे रहे। दूसरी बात मैं ये बोल रही हूँ कि ये औरतों के लिए ये हो रहा है, लेकिन मर्द, मान के चलिएगा मर्द को मर्जी नहीं है, वो औरत उसके ऊपर जबरदस्ती कर सकती है, लेकिन ये मर्द कहाँ जाकर रिपोर्ट करेगा? मतलब जो आपने कहा कि जेंडर बायस नहीं होना चाहिए। हाँ, जेंडर बायस नहीं होना चाहिए, क्योंकि देश में जो भी मैरिटल रेप के बारे में बोल रहे हैं हाँ ज़रूरी है क्रिमिनलाइज करने को, और दूसरे कंट्रीज के बारे में दे आर गिविंग एग्जाम्पल्स, ठीक है? तो लेकिन ये नहीं बोल रहे हैं कि जो कंट्रीज जिसमें यह मैरिटल रेप ऑफेंस है वहाँ जेंडर न्यूट्रल है, लेकिन इंडिया में वो सिर्फ
औरतों के हित में बनाना चाहते हैं। मान के चलिए अगर इंडिया को ये मैरिटल रेप लाना है तो उसको जेंडर न्यूट्रल करना ही पड़ेगा, और ये कानून बनाने वाले लेजिस्लेचर उन लोगों को करना है, ये कोर्ट के दायरे में नहीं है। द कोर्ट्स कैन नॉट डू एनीथिंग, दे कैन ओनली recommend the legislature to do something, and legislature in its wisdom has come out with this to save the family as an institution. शादी में एक मर्द और एक औरत साथ नहीं आते हैं, यहाँ परिवार साथ होता है। ये एक जुड़ा हुआ संबंध होता है, दो लोगों के बीच शादी नहीं है, दो परिवारों के संबंध में शादी होता है। तो मान के चलिए अगर झूठे केस डालती है औरत तो क्या हो जाता, उसका पति, उसका माँ, उसका बाप, उसके बहन, बच्चों के ऊपर क्या असर होता है। तो मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन इज गोइंग टू क्रम्बल। नहीं मैम, जैसे ये बात बिल्कुल सही है कि गरिमा सिर्फ एक औरत की नहीं, एक मर्द की भी गरिमा उतनी ही होती है जितनी एक औरत की होती है। ये हमारे देश का संविधान भी यही बात कहता है। सर मैम, आपने एक बात कही कि दोनों के लिए इस कानून को होना चाहिए कि अगर कानून बने तो दोनों के लिए बने। हाँ, ज़रूरी है, क्योंकि C498A या डोमेस्टिक वायलेंस समटाइम्स आर बेसिकली मोस्ट ऑफ द टाइम बीइंग मिसयूज्ड एंड अब्यूज्ड बाय वुमेन। तो जो सच में पीड़ित लोग हैं उन लोगों के लिए कुछ न्याय नहीं मिलता, लेकिन जो औरतें इसको मिसयूज करते हैं या मान के चलो उनके संबंध उनके सास ससुर के साथ अच्छे नहीं है तो उन लोगों के ऊपर केस दाखिल कर देना, ये कर देना करते हैं। और बीच में कौन, हु स्टैंड्स टू गेन, इट इज द वुमन, क्योंकि वो आर्म ट्विस्ट करती है, उसका जो मिलना है वो मिल जाता है, एलिमनी हो या परमानेंट मेंटेनेंस हो, कुछ भी हो, उसको जो चाहती है मिलती है। मैम ये भी तो नहीं बोल सकते ना कि अगर कानून का मिसयूज हो जाएगा इसलिए कानून ना बने। नहीं, कानून जितने भी कानून बने हैं मिसयूज तो होते ही हैं, ऐसा नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ, लेकिन मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी जो भी सुन रहे हैं पार्लियामेंटेरियंस कि अगर ऐसे औरत झूठे केस दाखिल करती है कि तो उसके खिलाफ सज़ा ज़रूर दे, उसको अरेस्ट करे, जेल भेजा जाए और फाइन तोपा जाए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वी हैव मैलिशियस प्रोसिक्यूशन। ठीक है, वो प्रोसिक्यूशन कर सकते हैं, जो आदमी के खिलाफ उल्टा सीधा झूठा केस करती है तो वो आदमी केस कर सकता है उसके खिलाफ, लेकिन वो कब करेगा, जब हारा हुआ है तो 5 साल 10 साल जितने साल केस चलती है उसका ताकत नहीं रहता है कि केस लड़ने के, तो वो कहाँ से करेगा। तो ऐसे जब कोर्ट में ये दाखिल होता है, ऐसे झूठे केस, फरेब केस करती है औरत, तो उसके साथ सख्त सजा दी जाए। तो मैरिटल रेप को अगर कानून बनता है तो कंसेंट उसमें पुरुषों का भी उतना ध्यान देना चाहिए जितना कि एक महिला के कंसेंट की यहाँ पर बात हो रही है। मैम का बिल्कुल पूरे इंटरव्यू के दौरान यही कहना रहा कि अगर कानून बनता है जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए। अगर हम बात करें मैम, अभी देश में जो बात चल रही है मेन कमीशन की, पुरुष आयोग, पुरुष प्रधान देश भारत में पुरुष आयोग की क्या जरूरत पड़ेगी? ज़रूरत है, क्योंकि मैं अभी बोली आपको कि फॉल्स केसेस दाखिल हो रही है मेन के खिलाफ भी, तो इट इज़ ऑन द राइज। अब्यूज एंड मिसयूज ऑफ सेक्शंस आर बीइंग डन बाय दिस वुमेन, सो ज़रूरी है कि उन लोगों को भी पनिश करे, इन लोगों को भी सेफ्टी के लिए एक कमीशन लाना ज़रूरी है, ताकि वो मेन प्रॉब्लम्स कहाँ जाकर बोलेंगे। क्योंकि अगर आप पॉश एक्ट लेते हैं, दैट इज सेक्सुअल हैरेसमेंट प्रोटेक्शन ऑफ अ वुमन इन हर वर्क प्लेस, तो मेन के लिए कहाँ है? हमेशा आप विमेन के ऊपर करते हैं। ये देश 1.4 बिलियन लोग रहते हैं जहाँ 50% आदमी भी है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि इक्वल लॉज रहे एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज भी रहे। अपना कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान वही कहता है ना। पर मैम हमारे देश में जैसे निचले स्तर से निचले स्तर से जो अदालतों की व्यवस्था है और सुप्रीम कोर्ट तक की मैं बात कर रही हूँ, जजों के जो फैसले आते हैं या जजों की जो इस तरीके की जो मेन और वुमेन के बीच की जो लड़ाई होती है, उसमें जो ये सुनवाई के दौरान उनकी जो सोच होती है, उस सोच में भी क्या बदलाव की ज़रूरत है? क्या उनकी ट्रेनिंग की भी ज़रूरत है जो पहले समय से अब तक चली आ रही है? नहीं, आज अगर आप देखे जाएंगे कि जजेस की माइंडसेट को, वो तो फेवर
favor the women. They always feel that women are the weaker sections, they are feeble, they are being tortured. ऐसा नहीं, मैं मैम पंजाब कोर्ट का भी अभी का फैसला है कि भले पुरुष जो हो वो प्रोफेशनल भिखारी ही क्यों ना हो, अपनी बीवी को उसका फर्ज बनता है कि वो बीवी का ख्याल रखे, ठीक है। इस तरीके से हम कैसे बात करें? नहीं, सी इंडिया इज अ पेट्रियार्कल माइंडसेट है कि लोगों को अपना सोच बदलना चाहिए, लेकिन हाँ, लेकिन ज़्यादा के ज़्यादा महिला वो आई मीन दे आर द डाउन ट्रॉडन, ये तो आपको पता है, दे आर नॉट लिटरेट एंड इट्स नॉट इंडिया अबाउट ओनली मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन सिटीज़, यहाँ रूरल इंडिया भी है। रूरल इंडिया में जहाँ औरतों को ढंग का लिटरेसी भी नहीं आता है, पढ़ाई नहीं होती है, उनका इकोनॉमिक्स आर्थिक स्थिति भी सही नहीं रहते हैं, दे आर एट द मैंस थिंग, यू नो, दे हैव टू डिपेंड ऑन द मैन फॉर एवरीथिंग। जिन औरतों की आप बात कर रहे हैं, लिव इन रिलेशनशिप में ऐसी औरतें बहुत कम रहती हैं, पर लिव इन रिलेशनशिप में के खिलाफ भी जो कानून है वो हमारे देश में पुरुषों के अगेंस्ट जाता है। हाँ, वो भी गलत है, क्योंकि ना आजकल क्या हो रहा है, लिव इन रिलेशनशिप में भी मैरिटल रेप को ये करते हैं, लेकिन ये लिव इन रिलेशनशिप्स में आप सोचिएगा, ये तो विलेजेस में तो होता नहीं है, लेकिन कम से कम ये सिटीज में होता है, मॉडर्न गर्ल्स के साथ, जिनका सोच, जिनका अच्छा पढ़ा लिखे लोगों से होता है। और दूसरी बात, ये दिस इज ऑल्सो बीइंग मिसयूज्ड, जहाँ दे एंटर इनटू अ कंसेंशुअल रिलेशनशिप, व्हेन थिंग्स गो सार, उनके बीच कुछ अनबन हो जाता है, तो तुरंत वो जाकर बोलते हैं कि वो उसने वादा किया था कि मुझसे शादी करने को, अब शादी से मुकर गया है और वो मेरे को रेप कर दिया है। ये भी गलत है, लेकिन कोर्ट इतना भी ये नहीं है कि द कोर्ट कैन सी थ्रू दीज लाइज ऑल्सो। कोर्ट इज वेरी इंटेलिजेंट, उनको ये दिख जाता है कि आप मान के चलो 4 साल एक आदमी के साथ रहते हो और अचानक एक दिन उनसे कुछ अनबन बन गई, तो क्या करोगे? तब जाकर रेप का केस डालोगे। इट्स एक्चुअली ए न्यू धंधा बन गया है, इस आर्म ट्विस्ट करके आदमियों से पैसा निकालने का, एक लाइफ टाइम सेटलमेंट एलिमनी की दौर से, या एक टाइम सेटलमेंट, तुम इतना पैसा दो, मैं केस वापस कर लूंगी, तुम अपना रास्ता, मैं अपना रास्ता। ऐसा हो रहा है, अनफॉर्चुनेटली हो रहा है। तो देश की सर्वोच्च अदालत की एक सीनियर एडवोकेट इस तरीके की जब बात करती हैं कि हमारे देश में अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो रहा है कि महिलाएं जो हैं वो कानून का मिसयूज कर रही हैं, गलत इस्तेमाल कर रही हैं, ऐसे में मैरिटल रेप जैसा कानून उनको एक और हथियार देगा। हमसे बात करने के लिए, जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू शिप्रा। लॉ स्ट्रीट भारत, राष्ट्र के हित में।